जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ओके। तो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ 3 ही स्टूडेंट हैं। क्या वजह है? आ रहे होंगे ऐसा ऐसा सर। अच्छा, तो अभी हम रुक जाएँ और 5 मिनट? सर आपको जैसा ठीक लगे। ओके। अच्छा चलें, अभी इन द मीन टाइम आप लोग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट फिर जब तक जॉइन करते हैं। पिछले लेक्चर में से कुछ आप लोगों को पूछना है? हमारा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था, आपने 7.2 कराई थी, उसका पार्ट ए कराया था आपने और पार्ट बी बोला था आप लोग खुद से करिएगा। जी जी। तो पार्ट बी मैंने किया था, उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने निकाल ली थी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो थी, ए फ्लक्स जो था वो मुझसे नहीं निकल रहा। अच्छा, जी मारूफ, ये ऑडियो कैसे वो अगले पेज पे कैसे जाएंगे? तो फिर इसमें या तो फिर आप ऐसे करें ना, मुझे वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर आप शेयर कीजिएगा, तो फिर मैं आपकी थोड़ी सी मुझे पता चलेगा कि किस जगह पे इशू हो रहा है, तो मैं उसको फिर या तो फिर रिकॉर्ड करके या फिर उसी वक्त आप लोगों को बता दूंगा। जी सर, मैंने ना रफ सॉल्व किया हुआ है हाँ ओके, ठीक और है। ना मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड तक किया हुआ है। वो मुझे आगे ना ए फाई निकालना ही नहीं आ रहा है। मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक निकाली है वहाँ तक की पिक्चर सेंड कर देती हूँ। जी ठीक है, तो वो मुझे कर दीजिए, मैं जी उसके मैं बाद कर फिर वो डायरेक्शन के लिए मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल सही। जी सर। जी जी अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ है वो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ कि अम, अभी अगर आपके जहन में कोई पिछले लेक्चर से कोई क्वेश्चंस हैं या किसी जगह पे फंसे हुए हैं आप, तो वो आप यहाँ पे पूछिए ताकि मैं उसको एड्रेस करूँ। आज के इस लेक्चर में मैं नया टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहा। उसकी वजह यह है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि इस वक्त हम जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का टॉपिक कर रहे हैं, ये हम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लें। और ये ख़त्म उस वक्त होगा कि जब आपको जितने प्रॉब्लम असाइन किए गए हैं वो सारे के सारे आप लोग अच्छी तरह से समझ कर लें। यानी कुछ प्रॉब्लम्स तो उस चैप्टर के अंदर हैं, यानी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। आई थिंक ये कुल मिला के 3 से 4 बनते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम असाइन किए थे जो कि चैप्टर के आखिर में है, उसमें से तकरीबन 9 प्रॉब्लम हैं जो कि स्टेट करंट कैरिंग वायर की सिमेट्री से मुताल्लुक़ है। तो उसे भी आप लोग कोशिश करें कि वक्त निकाल के करना शुरू कर दें, ताकि जिस जगह पे प्रॉब्लम्स हो फिर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, मैं उसे एड्रेस करूँगा। एंड फाइनली यू ऑल एक्सपर्ट ऑन द करंट स्टेट करंट कैरिंग वायर। उसके बाद फिर हम
सर्कुलर वायर की तरफ स्विच ओवर करेंगे। तो अभी पूरा वीकेंड आपके पास है और मंडे ट्यूसडे भी आप ले लीजिए। कोशिश करें कि इस स्पैन में आप ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व वाले या प्रैक्टिस एक्सरसाइज या प्रॉब्लम्स जो हैं नौ प्रॉब्लम जो चैप्टर के एंड में वो आप लोग कर लें। अदरवाइज जब मैं नया टॉपिक शुरू करूँगा तो फिर ये रह जाएगा और फिर उसके बाद एक ऑफसेट का सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए मैंने इस हफ्ते में सिर्फ एक ही आप लोगों को लेक्चर दिया है और वो भी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करके, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँ और आपके पीछे की चीज़ें वैसे ही रह जाएं। तो इस वक्त आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अभी जिस तरह से महक ने कहा कि डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से हर एक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो उसे आप डिस्कस कर लीजिए, अभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी कर सकते हैं, ताकि फिर मैं साथ साथ आप लोगों को उसका आंसर करते रहूँ और तकरीबन 4-5 रोज़ में जब हम ये ख़त्म कर लें तो फिर हम सब एक साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। तो दैट्स द होल थिंग्स। आप अब बताइए, आप कोई सवाल आप लोगों का अगर हो। ये चले मैं एक पॉइंट और यहाँ पर पहले डिस्कस कर लूँ। आपको याद होगा कि जब हम बायोट सेवरेट लॉ ड्राइव कर रहे थे तो हमने कुछ इस तरह की फिगर आपके सामने रखी थी। ये जेड एक्सिस था और दिस वाज द रॉ एक्सिस, और जो करंट कैरिंग वायर था वो जेड एक्सिस के ऊपर एक ख़ास पॉइंट के ऊपर हमने प्लेस किया था। ठीक है, ये आई होप कि आप लोगों को याद होगा। और यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसमें हमने ये किया था कि यहाँ पर हमने करंट कैरिंग एक एलिमेंट पिक किया था विच इज़ DL, और उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट के साथ इसे कनेक्ट कर दिया था जहाँ पर फील्ड निकालनी थी, एंड दैट इज़ अ वेक्टर R। ये जो एंगल था, ये वाला एंगल, राइट, बॉटम एंगल, इसको हमने कहा था कि दिस इज़ एन अल्फा। और जो फाइनल इक्वेशन आपके पास आई थी वो ये थी 4 पाई एंड DL क्रॉस R ओवर R क्यूब। और फिर इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया था इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो उसके बाद जब आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये वाला जो एंगल था ये भी ज़ाहिर है ट्रांसफॉर्म होकर अल्फा 1 अल्फा 2 हो गया था। और इन दोनों एंगल के लिए मैंने आप लोगों को बहुत ज़ोर से ये कहा था कि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अल्फा 1 को आप एक्सटीरियर लेंगे और अल्फा 2 आप इंटीरियर एंगल के तौर पर लेंगे। एंड अल्फा 2 would be लेकिन यहाँ पर इसके कहने की वजह ये थी क्योंकि ये मैंने यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है, आई मीन आप लोगों को ये कर्सर अगर नज़र आ रहा हो, ये जो अल्फ़ा है ये बॉटम एंगल लिया था हमने, क्योंकि ये तो दो एंगल बन रहे हैं के वास्ते आवाज बंद कर दें। एक एंगल तो ये बन रहा है, ये वाला भी बन रहा उधर है, जाके बैठ जाए, उधर चली जाए। लेकिन हमने ये बॉटम एंगल लिया था। तो जब बताओ बॉटम यार, एंगल लिया था यार। और उसके बाद जब मैंने इसको कनेक्ट किया इसके साथ, वायर के दोनों एंड्स को P पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो चूंकि ये बॉटम एंगल था तो इसको भी बॉटम एंगल होना चाहिए और इसको भी बॉटम एंगल होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो उस लिहाज से अल्फा 1 एक्सटीरियर हो जाएगा और अल्फा 2 जो है वो इंटीरियर हो जाएगा। और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर
आप लोगों को पहले बताया है। लेकिन इसी सिनेरियो में एक बात ज़रा और ध्यान में रख लें, इस एक्सटीरियर और इंटीरियर लेने की वजह क्या बनी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और करंट की डायरेक्शन ये वाली है। सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट पी है जिस पर आपको फील्ड निकालना है। तो क्या करते हैं आप इन दोनों पॉइंट को पहले कनेक्ट कर देते हैं, और जब कनेक्ट कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सप्लेनेशन अल्फा 1 would be exterior angle and alpha 2 would be interior angle। लेकिन और ये इस वजह से हुआ कि हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें हमने जो अल्फा को ये बॉटम एंगल लिया हुआ था। लेकिन आप अगर बॉटम एंगल ना लेते, आप अगर ये ऊपर वाला एंगल ले लेते, जो कि दे सकते थे, और क्यों लेने की इजाज़त होती, यानी फर्ज कर लीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है, H इज इक्वल्स टू I इंटू 4 पाई DL क्रॉस R ओवर R क्यूब। ये जो आपके पास DL क्रॉस R है, इसको ज़रा सा अगर आप गौर से देखें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, एंड दैट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ DL मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू साइन थीटा, और कोई वेक्टर आएगा ज़ाहिर है। यहाँ पे साइन थीटा इन्वॉल्व है। तो साइन थीटा के लिए, यानी अगर फर्ज कर लें कि आपके पास कोई इस तरह का एंगल है, से दिस इज द थीटा, तो ये बाइंडिंग नहीं है। आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है और ये पूरा एंगल जो है फ्रॉम लाइन टू लाइन 180 होता है, तो द अदर एंगल मस्ट बी 180 माइनस थीटा। और साइन थीटा के लिए ये एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर होता है साइन 180, ये दोनों बराबर होता है। आप यहाँ से इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से। तो अब दोनों केस में साइन की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो इसका मतलब है आप ये एंगल भी ले सकते हैं और ये वाला एंगल भी ले सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने ये वाला एंगल लिया था। तो जब आप ये वाला एंगल लेंगे और उसके बाद जब आप कनेक्ट करेंगे इसको वायर के दोनों एंड को इस पी पॉइंट के साथ, दिस इज पी पॉइंट, तो अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, बॉटम वाला एंगल लेना पड़ेगा, और ऊपर भी क्या करना होगा, ऊपर भी आपको बॉटम एंगल लेना होगा, ये सिमेट्री का ख्याल रखते हुए। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आपने ले लिया है ये वाला एंगल ले लिया है, ये येलो निशान से मैं ऊपर वाला एंगल ले लिया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी ऊपर वाला एंगल लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा जो कि एक्सटीरियर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये वाला एंगल लेना होगा। तो इन शॉर्ट हमने जो फॉर्मूला बनाया था पहले, I ओवर 4 पाई रॉ cos alpha 2 माइनस cos alpha 1 इंटू ए फाई कैप, ये जो फार्मूला बनाया गया है इसमें जो अल्फा मेजर किया गया था वाज बॉटम एंगल, और जब आप ये बॉटम एंगल लेंगे तो अल्फा 1 यकीनी तौर पर एक्सटीरियर हो जाएगा, और अल्फा 2
इंटीरियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉप वाला एंगल ले लेंगे जो मैंने येलो से बनाया, और ले सकते हैं क्योंकि साइन के अंदर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती हैं, तो जब ये टॉप वाला लेंगे तो फिर अल्फ़ा 1 जो है इसको भी टॉप वाला होना चाहिए, तो अल्फ़ा 1 इंटीरियर हो जाएगा और एक्स अल्फ़ा 2 वुड बी। तो ये स्विच ओवर आप कर सकते हैं। बस फ़र्क ये करना होगा कि if alpha 1 is taken as interior, then alpha 2 must be exterior, और ये भी अलाउड है। यानी अगर आप अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा 1 को आप कहते हैं कि नहीं मुझे इंटीरियर नहीं लेना, टेकन एज एक्सटीरियर, देन अल्फ़ा 2 मस्ट बी इंटीरियर। यानी दोनों एंगल आप इंटीरियर नहीं ले सकते, दोनों एंगल आप एक्सटीरियर नहीं ले सकते। कोई भी एक एंगल इंटीरियर आप ले रहे हैं तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर हो जाएगा। तो ये एक तरह से फ्रीडम है कि आप किस प्रॉब्लम में कौन से एंगल को इंटीरियर लेते हैं और कौन से एंगल को एक्सटीरियर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि दोनों को आपने इंटीरियर नहीं लेना, दोनों को एक्सटीरियर नहीं लेना है। कोई एक एंगल एक्सटीरियर होगा और दूसरा एंगल जो है उसी लिहाज से इंटीरियर हो जाएगा। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? रेज हैंड किया हुआ है AR मुगल, जी फरमाइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रहमान। वालेकुम सलाम, अब्दुल रहमान जी। जी सर। सर लास्ट टाइम आई रिक्वेस्टेड यू टू स्टार्ट द लेक्चर के जहाँ से आपने बताया था ना कि मी नोट हमें नहीं लगाना है, हाँ वो याद है आपने कहा था कि बी और एच फिर आपने करवाया था और आपने कहा था कि एच में म्यू नोट नहीं लगाते हैं। हाँ। जी सर, तो वो जो आपने मुझे लास्ट टाइम में वीडियो सेंड की थी ना उसमें ये वाली चीज़ नहीं है मी नोट वाली, तो वो दरअसल अभी कंफ्यूजन करी क्योंकि उस ना रिकॉर्डिंग लेक्चर में है और इस वजह से अब ये प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ा। अच्छा, उसके लिए ये ऐसा करें, जिस जगह पे आप YouTube की वीडियो जहाँ से डाउनलोड करते हैं ना आप लोग देखने के लिए, इनफैक्ट व्यू करते हैं, जी तो जी जी जी। वहाँ पर मॉर्निंग क्लास का भी एक क्वेश्चन आंसर का सेशन अपलोड किया हुआ है मैंने सेम डेट में। तो जी ठीक है सर। वहाँ उसकी जो अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे इत्तेफाक की बात है कि जब आप लोगों की जब मैं डिस्कस कर रहा था तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था मैंने, लेकिन वो वहाँ पे देख लीजिए, वो वहाँ पे एज इट इज़ चीज़ें मौजूद है। ये जो आप कह रहे हैं ठीक है कि सर, तो आप काइंडली जिस तरह आज ग्रुप में आज का रिकॉर्डेड लेक्चर भेजेंगे तो वो भी अगर आप उसका भी लिंक दे दें तो अच्छा होगा। हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं लिंक भी दे दूंगा, लेकिन आप ठीक अगर है। उसके जहाँ से यूट्यूब का जो लिंक मैं देता हूँ जी जी। उसके अगर मेन पेज पे आप जा सकें तो वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, क्योंकि मॉर्निंग सेशन मॉर्निंग और इवनिंग का तकरीबन कोर्स एक ही तरह चल रहा है, तो ठीक है सर, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है फाइन। ओके सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ओके वेलकम। जी बेटा नरमीन, आप कुछ पूछना चाहते सर ये जो आप अल्फा 1 और अल्फा 2 का भी बता रहे हैं, तो हम जब अपनी मर्जी से लेंगे किसी को इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा? हैं? नहीं, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कॉस आपके फॉर्मूले में इन्वॉल्व है, और कॉस के अंदर जो है वो 0 और 180 जब आप रखते हैं तो एक के 0 कॉस 0 1 के बराबर होता है और कॉस 180 -1 के बराबर होता है। तो वो माइनस साइन का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो कंपनसेट हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। फ़र्क उस वक़्त पड़ेगा जब आप गलती से दोनों एंगल को अम, एक ही तरह से, यानी दोनों एंगल को आप इंटीरियर ले लें या दोनों को एक्सटीरियर ले लें,
तो फिर यकीनी तौर पर आंसर पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक को इंटीरियर और दूसरे को एक्सटीरियर या वाइस वर्सा करेंगे तो फिर दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। या आप ट्राई कर सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम के अंदर, बल्कि करना चाहिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े। ओके सर तो इसी तरह लास्ट जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन जो 7.2 का ए पार्ट आपने सॉल्व करवाया था और आपने कहा था कि बी पार्ट खुद करना है, तो उस जो फिगर थी उसमें भी आपने अल्फा 1 और अल्फा 2 मतलब दो तरीके से शो किए थे, अलग अलग कलर से आपने मतलब वहाँ पर डिनोट किया हुआ था। तो वो हमारी मर्जी है कि हम अल्फा 1 और अल्फा 2 में से कोई सा भी ले सकते हैं? जी जी, ये बिल्कुल फ्रीडम है। ओके सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? इसके अलावा एक और बात थी। जी जी ज़रूर। जो हम ये जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, एच की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें एंड में आंसर के साथ कोई यूनिट नहीं है, तो क्या यूनिट आएगा? हाँ, यूनिट तो आएगा। एच की जो यूनिट होती है वो या तो आप उसको टेस्ला में लिखें या एम्पियर पर मीटर में लिखते हैं। नॉर्मली बुक के अंदर जो प्रॉब्लम इसमें जो यूनिट है वो जब एच निकालता है तो फिर नंबर के साथ वो मिली एम्पियर पर मीटर निकाल रहा होता है, या इसको आप मिली टेस्ला भी कह सकते हैं। यानी मिली का मतलब है कि आपके जो रिज़ल्ट को वो 1000 से डिवाइड करके फिर वो लिख रहा होता है। नॉर्मली क्योंकि टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है तो इस लिहाज से उसको माइक्रो या मिली टेस्ला के अंदर मेजर किया जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो मिली की बात ना करें, बस आप एच आप निकाल लें जो भी नंबर है। ऑफ कोर्स उसकी यूनिट वेक्टर भी होगा और द यूनिट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज़ टेस्ला। तो यूनिट डालने की आदत होनी चाहिए ताकि याद भी रह जाए, क्योंकि अक्सर ये जहन से उतर जाता है। तो यूनिट होगा, यस। यस सर। जी, और कौन कौन? शाबाश। जी बेटा, आज आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, पूछें। कोई प्रॉब्लम अगर हो किसी भी किस्म का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। यस सर, बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि जो है ना बेसिकली ये मैं फ़र्स्ट टाइम वो ज्वाइन कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा जॉब का इशू वगैरह की वजह से। सो काइंडली सर अगर आप जो है थोड़ा सा बैक वो रिव्यू दे देंगे क्योंकि मतलब मुझे इसका जो है ना वो एच वगैरह का थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। सो काइंडली अगर आप थोड़ा सा इसको मीन्स के शॉर्ट रिव्यू दे दें, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे दें। शॉर्ट रिव्यू किस चीज़ का? एच का, मैग्नेटिक फील्ड? सर ये सर मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये हम किस तरीके से वो हुआ है क्योंकि फर्स्ट तो लेक्चर मैंने अटेम्प्ट करा था बट उसके बाद सेकंड मीटिंग में जो है ना मैं नहीं आ सका था। सो मुझे इसका ये थोड़ा सा अगर काइंडली बता दें आप। अपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो मिल रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप? यस सर, मैंने देख रहे हैं। दो लेक्चर तो देखे हैं, उसके बाद थर्ड जो लेक्चर हुआ है वो मैंने नहीं देख सका था, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सो ठीक वो है, मिड गुड। में थोड़ा सा सही है। असल में ये जो हम सेशन कर रहे होते हैं हफ्ते में एक दिन, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हो रहा होता है। तो जो चीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर है
वो तो हर एक के साथ, हर एक वहीं से ही लर्न कर रहा है। अब उसमें कोई क्वेश्चन अगर स्टूडेंट का होता है तो वो ये करते हैं कि आज के दिन उसको जिस तरह भी वो क्वेश्चन किया था कि एंगल निकालने में प्रॉब्लम हो रही, तो ये यानी इस तरह की चीज़ें ये लाइव सेशन में वैसे हम कर नहीं रहे। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप आज से शुरू करें उसको, लेक्चर नंबर 1 से, और जितने भी 3, 4 या 5 जितने भी लेक्चर्स हैं उनको थ्रू आउट तरतीब के साथ आप देखना शुरू करें। और उसमें यही आप सीखेंगे कि कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इनफैक्ट शुरू में आप उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया है, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर हमने बात की, और हमने ये बात की कि किसी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन स्टैटिक चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हमने मैथमेटिकली निकालना सीखा, बायोट-सावर्ट लॉ की अंडरस्टैंडिंग सीखी, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म की बात की हमने। तो इसके लिए आपको मेरी सजेशन तो ये होगी कि आप जो 4 या 5 लेक्चर्स हैं इन क्वेश्चन आंसर सेशन के अलावा, वो सारी की सारी आप फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू डेट जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप तरतीब के साथ उसको कंसंट्रेशन के साथ उसको देखें। और उसका एडवांटेज ये है कि आप बार बार देख सकते हैं, किसी जगह आप मिस हो गया आप दोबारा से पॉज करके प्ले बैक कर लें, तो ये जो आप पूछ रहे हैं ये उसका आंसर तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, फिर अगर किसी जगह पर आप फंसते हैं या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो, या आप पहली दफ़ा वो चीज़ें देख रहे हो, तो फिर उसको आप लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चन करें ताकि फिर सबका फ़ायदा हो। अब चूंकि लाइव सेशन सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा होता है, तो अब नेक्स्ट सेशन ज़ाहिर है हम अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप रेस कर सकते हैं। आई होप कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो होंगे। यस उसमें ये यस है सर। ओके कि एक ऑफसेट नहीं आएगा, मतलब आप शाम में एक लेक्चर पढ़ लें, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको लिख लें, और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी चीज़ को लिख कर उसकी उसकी पिक्चर लेके आप अपलोड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर व्हाट एग्जैक्टली इज़। तो उस चीज़ को फिर हम यकीनी तौर पे एड्रेस यकीन करेंगे ताकि उसका और हमें फ़ायदा हो। अभी ओके जो सर। आप जो पूछ रहे हैं उसका तो ये है कि आप ये जो सब चीज़ें जो है वो लेक्चर 1 से शुरू के 2-3 लेक्चर के अंदर हमने यही बात की। हमें इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, थोड़ी हमने उसकी हिस्टोरी बैकग्राउंड भी दिए देखा है। तो उस एक तो ये कि उसको ज़रा तरतीब से देख लें, और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे करें, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस को लिखें और नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर आप रेस करेंगे, तो उसका फिर आपको तो फ़ायदा होगा लेकिन बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा इस तरह से। तो रिव्यू जो है वो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। एंड सॉरी मैं जो है ना अटैम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि वो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो है ना थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। एंड थैंक यू सर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारी मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो लाइव सेशन भी कंडक्ट करा था और उसके अलावा वो कंडक्ट करा था, बट जो है ना बाद में जो है वो नहीं कर पाया था। ठीक सो है, ठीक है, थैंक उसको यू सर। वो कर लीजिएगा। सॉरी। ओके। ओके सर, थैंक जी यू। महक, आप कुछ पूछ रही हैं? जी सर, मैंने आपको बताया था 7.2 में मुझसे ना ए फाई नहीं निकाल पा रही मैं ना, हाँ हाँ जिसका फॉर्मूला आपने बताया था ए एल कैप क्रॉस ए रॉ कैप जो हाँ है। हाँ हाँ। मुझसे ए एल कैप और ए रॉ कैप मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकालूं। आप वो काइंडली बता दें डायग्राम से देख के। आपने डायग्राम भेजी भी थी 7.2 की। मैंने आपको भेजी थी। अच्छा, एक जी मिनट जी, मैं व्हाट्सएप ज़रा, ग्रुप में आपने भेजी है। ओके, लेट मी, मैं उसको ज़रा से खोल लेता हूँ।
ठीक है, मैं ये मिल गया। मैं सिर्फ यहाँ पे वो वायर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद फिर हम उसकी डायरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं। और ये प्रॉब्लम है 7.2। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और जो करंट कैरिंग वायर है ये है वाई एक्सिस के ऊपर। और ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। और करंट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स ओरिजिन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये ओरिजिन है और ये आपका वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वो है समवेयर, ये फिगर आपके पास व्हाट्सएप में है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 2 12 -4। तो इस लिहाज से इसका जो इनफैक्ट ये कुछ इस तरह होगा। इस पॉइंट तक अगर मैं पहुंचना चाहूँ तो x इज इक्वल टू 3 होगा। दिस इज 3 और लेट्स सपोज दिस इज y इज इक्वल टू 12। इसको अगर मैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो xy प्लेन पे होगा विच इज 3 12। और ये z एक्सिस अगर आप देखें तो -4 है। z एक्सिस में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव z है और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव z है। तो मैं अगर नेगेटिव z एक्सिस ड्रॉ कर सकूं तो वो ये वाला होगा। दिस इज नेगेटिव z एक्सिस। तो इस पॉइंट से मुझे कितना जाना पड़ेगा, मुझे लेट्स सपोज ये अगर नेगेटिव 4 है तो मुझे इसको यहाँ आना पड़ेगा। से दिस इज पॉइंट P जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और उसके बाद जब आपको ये पॉइंट P मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं, आप उस वायर के दोनों एंड के साथ उस पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको कर दीजिए। एक एंड तो ये वाला है और जो दूसरा एंड है वो, क्योंकि ये वायर इन्फिनिट की तरफ जा रहा है तो कहीं बहुत दूर जाकर इसको कनेक्ट करेगा ये। और उसके बाद फिर α1 α2 डिफाइन करते हैं। अब इन ऑर्डर टू फाइंड, यानी आप ये कह रही हैं कि फील्ड आपने निकाल लिया है इस फॉर्मूले से, I इज इक्वल्स टू 4 पाई रॉ cos α2 cos α1 एंड a रॉ कैप। यहाँ पर रॉ भी निकाल लिया आपने, α1 α2 निकाल लिया, तो आपके पास कोई नंबर आ गया होगा। a फाई जो हमने बताया था कि दैट इज डिफाइन एज al क्रॉस a फाई। यहाँ पर
AL जो है, अगेन कीप इन माइंड ऑल आर द यूनिट वेक्टर। तो AL कैप जो है ये दिस इज अ यूनिट वेक्टर along the I। अब y, अब ये करंट जो है यानी I किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स y एक्सिस। तो यहाँ पर AL क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे AL हो जाएगा आपके पास माइनस AY कैप। ये तो सिंपल है ना। A फाई क्या होगा, A फाई होता है sorry, no, this is A phi cap is equals to AL cap cross A raw cap है ये, sorry। ये A raw cap, ये मैंने A phi कर दिया क्योंकि A phi तो ये है ना, ये ज़हन में रहे, ये A raw है, this is A raw। So A raw is a unit vector along perpendicular to the I or current। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ये अगर करंट y एक्सिस पर है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो सकती है, यानी जब आपने रॉ निकाला होगा तो रॉ इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वहाँ से लेकर इस रॉ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ इस लाइन से इस रॉ तक का जब डिस्टेंस आपने निकाला है वो क्या होगा, दैट इज एक्चुअली यू नो इसको यानी इसको आप कनेक्ट कर देंगे इस लाइन के साथ। कहाँ से कनेक्ट किया जाए, ये हम कनेक्ट कर लेते हैं लेट्स से इसको ज़रा गौर से देखें। अगर ये तो है बेसिकली लाइन, दिस इज एक्स, ये जो मैं शेड करने जा रहा हूँ आपके सामने, दिस इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब लेकिन आपके प्रॉब्लम में गिवन था z इज इक्वल्स टू -4, तो आप एक्स वाई प्लेन से -4 यूनिट नीचे आ गए। ठीक है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट को मैं वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करूं तो जो लीस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं फिर उसको इस तरह से कनेक्ट कह सकता हूँ कि दिस इज एक्चुअली नथिंग बट, लेट मी चेंज द कलर। नाइन्टी डिग्री यहाँ पे बनेगा, और ये ध्यान में रहे कि ये वाला पॉइंट जो है ये स्पेस में है, यानी एक्स वाई कोर्स माइनस जेड। तो ये जो यूनिट वेक्टर होगा, ये वाला यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए रॉ। ये लिखा जाएगा, ये भी इसके 3 कंपोनेंट होने चाहिए ज़ाहिर है, और जब 3 कंपोनेंट्स होंगे तो फिर आप इसको लिखेंगे, इनफैक्ट क्योंकि स्पेस में है तो फिर यूनिट वेक्टर तो नहीं लिखेंगे, पहले आपको इसका वेक्टर निकालना होगा, और जब वेक्टर निकल जाएगा तो फिर मिसाल के तौर पर ये आपके पास लेट्स से ये एक वेक्टर है, ये निकाल लेंगे अगर आप, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, एंड यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर divided by magnitude of that vector।
क्योंकि अगर यहाँ पर जो मैंने लिखा AL इज इक्वल्स टू AY, अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के ऊपर है तो फिर तो आप उसका यूनिट वेक्टर बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है यानी टूवर्ड्स ओरिजिन है तो फिर माइनस साइन आ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर डायरेक्ट लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन में है या फिर किसी स्पेस में है तो फिर आप यूनिट वेक्टर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि उसका वेक्टर निकालेंगे। और ये वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, ये देखें, ये पॉइंट गिवन है 3, 12, -4, और इस कोऑर्डिनेट का भी पॉइंट गिवन है। क्या हो सकता है, इस पे x0 होगा, y इस पे 12 है और z भी 0 है। तो दो पॉइंट्स आपको पता चल गए, लेट्स वी कॉल A पॉइंट एंड B पॉइंट। तो जब दो पॉइंट्स पता चल गए तो फिर उन दोनों पॉइंट के दरमियान वेक्टर निकाल सकते हैं। और वो वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ये आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपके पास x2 y2 z2 है और दूसरा पॉइंट है x1 y1 z1 है, तो फिर आप इन दोनों की मदद से वेक्टर निकालते हैं x2 माइनस x1 ax कैप यानी i कैप जिसको आप कहते हैं, प्लस y2 माइनस y1 y कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 az कैप। तो ये कोऑर्डिनेट इसमें सब्स्टिट्यूट करें, यू विल हैव अ वेक्टर, एंड वंस वी हैव अ वेक्टर आप उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे by just writing up the vector divided by its magnitude। और जब ये निकल आए तो फिर आप go back to this a raw AL आप पहले निकाल चुके हैं। Keep in mind AL has only one component because current carrying wire is along the y-axis, and A raw has 3 components जो अभी आपको मैंने बताया। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और वो आप ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, जी और कोई क्वेश्चन? शाबाश। सर इसी फिगर में अल्फा 1 तो हमारे पास 180 है, और जो अल्फा 2 है जब हम निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपनेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। बेस तो यहाँ पर 12 होगी, हाइपनेस उसके लिए कैसे निकालेंगे? इसमें ये जो आपके पास है, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है, ये कितनी होगी? दिस इज ऑन द प्लेन बाय द वे। ये आपको निकालना होगा। क्यों? इसलिए कि आपको अगर इसके कोऑर्डिनेट पता है, अगेन 0 0 एंड 0, और इसके कोऑर्डिनेट भी पता है आपको, 3 12 -4, उस लिहाज से आप ये निकाल लेंगे। सो परपेंडिकुलर तो वैसे ही पता है, बेस आप यहाँ से निकाल लेंगे, एंड देन यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर लाइन। तो कोऑर्डिनेट अगर डिफाइन किए हुए हैं तो फिर आप उस लाइन के दरमियान जो उसका मैग्नीट्यूड है वो आप निकाल सकते हैं। जी अब्दुल रहमान, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरे दो सवाल हैं। जी जी। जाहिर सी बात है, हमारा ये लेक्चर ये जो सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का है, तो सर थोड़ा सा कुछ दिन पहले का एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं। हाँ हाँ। As you sent one of the question in the group, one of the following is not a source of magnetic field। Okay. उसमें आपने हमें 5 ऑप्शन दिए थे, A B C D E, याद है आपको सर? मुझे थोड़ा सा रिकॉल भी करा दीजिए। ठीक है, ये जी तो सर, याद है, आपको आपने दिया था, हमें सिर्फ क्वेश्चन रिकॉल करा दीजिए।
जी रिकॉल क्वेश्चन था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ अ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। Okay. नंबर ए था a DC current in a wire, Mhm. B था a permanent magnet, C था an accelerated charge, D था an electric field linearly changing with time, और Mhm. E था a charged disk rotating at uniform speed। सर मेरा सवाल ये है कि देखिए आपने कहा था कि जो मैग्नेटोस्टैटिक जो फील्ड होती है उसकी कुछ सोर्सेज होती हैं। ऑब्वियसली परमानेंट मैग्नेट होता है, फिर हमारे पास हम जो खुद से ही जो मैग्नेट बनाते हैं वो भी होता है, और सर एक्सेलरेटेड चार्ज भी तो होता है, क्योंकि मूविंग चार्ज तो ज़रूरी होता है ना किसी भी मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए। Mhm. एक्सेलरेटेड का तो मतलब ये है कि वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग। Mhm. सो फिर सी कैसे हो सकता है सर इसका आंसर? नहीं, दो चीज़ें हैं ना। एक तो ये है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो जी एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, एंड इफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो दैट मीन्स अ बॉडी इज मूविंग विथ विद सम अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी, हाँ, या यूनिफॉर्म। कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये तो कांस्टेंट हो जी जाएगी। सर। अच्छा, दूसरा केस ये हो सकता है कि वही ऑब्जेक्ट है और वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो अब ये क्या होगा? अब ये जब मूव करेगी तो उसके हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज हो जाएगी। यानी अगर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो बढ़ रही होगी। यानी पहले सेकंड में अगर वेलोसिटी फर्ज कर लें कि 5 मीटर पर सेकंड है, तो अगले सेकंड में वो हो सकता है कि 8 मीटर पर सेकंड हो, फिर 12 हो जाए। हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी आपके पास। तो फिर आप कह ठीक सकेंगे सर। कि वेलोसिटी जो है वो इस केस में कांस्टेंट नहीं है। ठीक है? अच्छा, ठीक इसी है। चीज़ को जब आप उस पे अप्लाई करें करंट कैरिंग वायर पर, तो अगर ये वाली कंडीशन होती है, तो उसी को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट करंट। क्योंकि ओके स्टेडी ओके। स्टेट करंट के अंदर आपके पास जो करंट है वो कांस्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। कांस्टेंट करंट, या फिर आप कहते हैं कि डी आई ओवर, यानी टाइम का जो डिपेंडेंसी है वो ज़ीरो के बराबर होता है। सही। और अगर आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि करंट स्टेडी स्टेट है, तो दैट स्टेडी स्टेट करंट लीड टू मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन स्टेडी स्टेट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटोस्टैटिक। और अगर आपके पास किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर जाहिर है उस केस में जो डी आई ओवर डी टी है वो वो जीरो के ज़ीरो के इक्वल नहीं बराबर होगा। नहीं होगा। जी। इसका मतलब ये होगा कि आई जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा, आई कांस्टेंट नहीं होगा। यानी एक सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट है तो अगले सेकंड में हो सकता है कि 3 एम्पियर हो जाए, फिर उसके आगे फिर 10 एम्पियर हो जाए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी वहाँ पर। बस फ़र्क ये है कि मैग्नेटोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बल्कि नॉन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड होगी। यानी वो सर यानी कि फील्ड वो वेरिएबल होगी। एग्जैक्टली, यानी मैग्नेटोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो ज़ीरो के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो कांस्टेंट। ठीक ठीक है है? सर, यानी कि ऑप्शन सी में जो है एक्सेलरेटेड चार्ज, फिर जो मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की ये सोर्स नहीं हो सकती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज नहीं हो सकती। जी, एक्सेलरेटेड चार्ज होगी तो फिर वो नॉन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सही है। ठीक है सर, यानी कि उसमें हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी फिर। सही है जी, सर। जी। और सर दूसरा सवाल तो थोड़ा सा और पीछे से है, जब हम क्लासेस लिया करते थे। हम्म, अब छोटा सा ही सवाल है सर, कॉन्सेप्ट एक्चुअली आई वांट टू क्लियर माय हम्म, कॉन्सेप्ट। उसमें सर एक्चुअली हम पुराने लेक्चर भी इधर देख रहे होते हैं ना, वो भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। तो उसमें सर मेरा एक सवाल है कि हमने एक बार ऐसा किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम शुरू में पढ़ रहे थे, हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, उसका पार्ट ए भी था और पार्ट बी भी था, और आपने उसके कंपोनेंट्स बनाए थे। ट्रायंगल था, जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था और एक नेगेटिव था, और बीच में हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जी।
उस पॉइंट से अबव हुआ करता था। और उसका आपने बताया था कि उस फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो कंपोनेंट्स जब हमारे पास बने थे तो हमने उसमें कंपोनेंट्स कैंसिल आउट किए थे। ठीक है। और जब हमारे पास दोनों चार्ज सेम थे तब भी हमने कोई कंपोनेंट्स कैंसिल आउट किए थे। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप मुझे बस एक चीज़ एक्सप्लेन कर दें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर रहे थे तो उस वक्त वर्टिकल बच रहे थे, और वर्टिकल में हम फार्मूला यूज कर रहे थे कॉस थीटा का। और जब हम वर्टिकल जो कंपोनेंट्स कैंसिल करते हैं तो हमारे पास बचते हैं हॉरिजॉन्टल, और फिर हम वहाँ फार्मूला यूज करते हैं साइन थीटा का। लेकिन सर अक्सर हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम लोग cos थीटा का फार्मूला यूज करते हैं और वर्टिकल में साइन थीटा का यूज करते हैं। बस इस चीज से मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल भी लगाते हैं तब भी हमें कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? ओके अच्छा देखें, ये अगर कहीं पीछे से आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एक तो ये क्या करें कि उसका एक पिक्चर लेकर आप यहाँ पर, मैं आपको अलाउ भी कर सकूँगा, तो आप उसे आइंदा से तो यहाँ पर उसको शो यानी अपनी स्क्रीन से उसको शो भी कर सकते हैं, और उसके बाद ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से किया जा रहा है। अच्छा तो सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है तो एक काम करते हैं, जब क्लास ऑफ होगी सो आई कैन सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, वो उस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट लेके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा और अपना सवाल भी कर लूंगा, सो एनीवन कैन नो। हाँ ये भी कर सब सकते जान भी हैं। लेंगे। अभी आप एक्सप्लेन ना करें जी, अभी आप एक्सप्लेन ना करें, आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग पे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो है वो नहीं, मैं अभी मुझे जो समझ में आ रहा है आप जहाँ से पूछ रहे हैं, मैं वो आपके सामने कोशिश करता हूँ रखने की। सर एज योर विश, एज योर विश, ठीक है सर। यानी हमने अब यानी आप उसमें डिस्क्रीट पॉइंट की बात कर रहे थे या लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बात बता दीजिए मुझे। दोनों केसेस में इस तरह के केसेस आए थे ना, यानी सर आपके वो पास न्यूमेरिकल एक आपके पास ये वाला था, और इसकी जी मदद सर, से और एक आप ने यहाँ पर फील्ड निकाली थी बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सर, वाला यही कह रहे यही हैं? कह रहा हूँ मैं। अच्छा चलें, जी सर, देखिए यही इसमें हमने ये क्या किया था कि इसमें हमने ये किया था कि इसको दो पॉजिटिव चार्ज को चॉप कर लिया था सर। यस सर। हाँ यहाँ पर हमने रखा था, और उसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल सर, से दिस बिल्कुल। इज डिस्टेंस आर। या एग्जैक्टली। अच्छा उसके बाद फिर जब फील्ड निकालने के लिए इसकी जो जनरल डायरेक्शन थी वो ये वाली होगी ज़ाहिर है, इसको रिजॉल्व किया गया था इन इट्स कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये वाला था, और एक सर उसका वर्टिकल। हमारी एक फील्ड, सर एक फील्ड ये जो इधर आपने चार्ज बनाया है राइट हैंड साइड पर, ये नेगेटिव बनाया है आपने चार्ज। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या रखें ठीक है आप? सर। सर अगर नेगेटिव इसके अंदर जाएगी ना, चलिए नेगेटिव रख आप लेते हैं, चलें ठीक है। कुछ भी रख लें सर, फील्ड इसके अंदर जाएगी, फिर तब ये कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो अब अगर फर्ज कर लें कि आपके पास ये ई पॉजिटिव की ये डायरेक्शन है, तो इसका एक कंपोनेंट ये वाला होगा, यानी ई पॉजिटिव विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और या एग्जैक्ट। से दिस इज थीटा, और एक कंपोनेंट जो है वो ये वाला होगा, इसको आप ये कह रहे हैं बेसिकली से ई नेट प्लस एंड ई माइनस, ठीक है। तो ई माइनस को यस सर, आप ये कह रहे हैं कि ये साइन क्यों है और ये कॉस क्यों है, राइट? यस सर, ये क्वेश्चन। ये जरा मैं कह रहा था। अच्छा अच्छा, देखिए ये बात तो सही है ना कि आपके पास अगर ये आर वेक्टर है तो ये एंगल होगा थीटा, एग्जैक्टली सर, ये थीटा होगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थीटा होना चाहिए, बल्कि नो दिस वुड बी द थीटा। एक मिनट रुकिए ज़रा। अगर ये थीटा है तो फिर इसको थीटा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास कोई दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होता है, ये आपस में सही है दोनों सर। बराबर होंगे, और ये वाले जो है वो इसके आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों थीटा होगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब अगर ये थीटा है तो अकॉर्डिंग टू दिस थीटा मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्लस है
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा कॉस थीटा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वर्टिकल को हम कोस क्यों कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को फिर साइन क्यों कह रहे हैं? हाँ, उसके लिए ये ट्राइंगल आपने कंसीडर करना होगा, यानी ये वाला ट्राइंगल। इसको मैं थोड़ा सा अलग से देखिए, ये प्लस और ये थीटा है, ठीक है। और अगर मैं ये जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर है इसको अगर मैं उठाकर यहाँ बना लूँ तो ये भी बन सकता है, ज़ाहिर है। तो अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू दिस एंगल दिस वुड बी परपेंडिकुलर, Yeah, exactly. एंड दिस वुड बी बेस, Base and that would be. और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, Yeah, exactly. ठीक है। अच्छा, साइन थीटा को आप क्या डिफाइन करते हैं? Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर ओवर, इसके मुताबिक क्या चीज़ बनेगी आपके पास? हाइपोटेन्यूस क्या है? ई प्लस है, ठीक है। जी सर। और परपेंडिकुलर कौन सा है? दिस वन। सर ये जो हमारा ये डिस्टेंस हमने लिया है, ये वाला डिस्टेंस नजर आ रहा है, या। कर्सर नजर आ रहा है, जी जी बिल्कुल नजर आ रहा है सर। कर्सर नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला यानी बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ठीक है ई समझ गया। प्लस, इसको आप एच कह दीजिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से प्रोग्राम। सो ई प्लस आपके पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम साइन थीटा, ठीक है। सही है सर। उसी लिहाज से यहाँ पर ये साइन थीटा आ रहा है। अब ओके अगर सर, कॉस अप्लाई सही है, करेंगे तो फिर आपके पास ये एग्जैक्टली वर्टिकल कंपोनेंट कॉस के बराबर आ जाएगा। जी सर। वो जब हमारी फील्ड पॉजिटिव होगी उस वक्त हम जो है कोस का यूज कर लेंगे, ठीक है सर, समझ गया। नेगेटिव होगा तो अदर वे अराउंड हो जाएगा, सही, ठीक। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। ओके जी, और कोई सवाल आप स्टूडेंट आप लोगों पूछना चाहते हैं? जी स्टूडेंट। चलिए, तो और अगर कोई सवाल नहीं है तो फाइनली मैं फिर आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, और ये दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को दिए गए हैं ये अपना टाइम आप एलोकेट करें इस सब्जेक्ट के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर, और हर स्टूडेंट अपने तौर पर एक एक दो प्रॉब्लम डेली करे ताकि आप इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने आप एग्ज़ाम में जाकर उसको पास करना है, या मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम इसका किस तरह से लिया जाएगा। हाँ, जो चीज़ पता है वो ये है कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर आपके फाइनल ईयर में जो कोर्सेज़ हैं उसमें ये इन कोर्सेज़ का बैकग्राउंड इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसको आपने अगर ये समझते हुए छोड़ दिया कि चलो अच्छा है क्लासेस भी नहीं हो रही हैं और हम स्किप कर देते हैं, तो ये फिर एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, बल्कि आप अपने फ़िज़िक्स की जो डिग्री है और फ़िज़िक्स का जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से इसको अहमियत देते हुए आप इन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना शुरू करें। मैं खुद अपने आप को मैंने थोड़ा स्लो कर लिया है ताकि इसका फ़ायदा आपको हो और आप मेरे बिल्कुल पैरेलल चलें। यानी मुझे अभी सर्कुलर सिमेट्री की तरफ स्विच ओवर कर जाना था लास्ट वीक में ही, लेकिन वो स्विच ओवर इंटेंशनली मैंने नहीं किया कि अभी चूँकि प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर दूंगा तो उसके बाद फिर आप ऑफसेट हो जाएगा आप लोगों का जो
टोटल जो टाइम इसमें लग रहा है, नया टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉब्लम पुराने कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा खुद स्लो कर दिया। इसका एडवांटेज आप लोगों को उठाना चाहिए, और ये पूरा वीकेंड आपके पास मौजूद है। अगले वीक से भी आप 2-3 दिन और ले लीजिए। कोशिश करें कि हर स्टूडेंट अपने तौर से ये सारे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें, और स्टेट करंट कैरिंग वायर की जितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें जितनी लॉजिक्स इस्तेमाल हो रही हैं, जितने आइडियाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उसमें हर स्टूडेंट परफेक्ट हो जाए। और इन द मीन टाइम, अब क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा सैटरडे को ही होगा, अगर इन प्रॉब्लम्स में मज़ीद कुछ डिस्कशंस रिक्वायर्ड है और आप किसी जगह पे फंस गए हैं, तो आप उसकी तस्वीर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और ये पूछिए कि ये प्रॉब्लम में इस जगह से हम आगे कैसे बढ़ें। तो आई एम रियली प्लेस्ड टू हेल्प यू आउट। बगैर किसी हेजिटेशन के आप ये करें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच और हो सकें। अब अगर और कोई आप लोगों की तरफ से सवाल नहीं है तो फिर मैं सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। सो होप टू सी यू नेक्स्ट सैटरडे इंशाल्लाह। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।